ट्यूब हाउसिंग, ठीक है। ट्यूब इसके अंदर डलती है, ठीक है। ट्यूब ये पड़ी है, ठीक है। ट्यूब इसके अंदर डलती है। अब ये क्या क्या पोर्ट्स हैं, ये जो दो पोर्ट्स आ रहे हैं, दीज आर फॉर हाई टेंशन केबल्स, ठीक है। जो उसमें वोल्टेज के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए। फिर एक और केबल आएगी एलिमेंट के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो कहाँ से आएगा, देयर इज ए नॉच। अब ये नॉच सिर्फ एक साइड में है, दूसरी साइड नहीं है, ठीक है। इस साइड नहीं है ना, इधर नॉच, ठीक है। तो दूसरी वायर नॉच से आएगी, ठीक है। अभी और क्या फंडा रहेगा इसमें, इसका क्या किस चीज़ से बनता है ये, देखो आपके सामने ग्लास दिख रहा है, मेटल 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 क्या, एल्यूमिनियम मतलब मल्टीपल लेयर भी होता है। इनर इज लेड हाउसिंग, आउटर इज स्टील, ठीक है। लेड हाउसिंग इज जरूरी ना, हमें ट्यूब रेडिएशन से भी तो बचाना है। सबसे प्रॉब्लमेटिक तो वही है ना, बाहर रेडिएशन स्प्रेड नहीं हो। तो दिस इज स्टील, अंदर इज लेड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, विंडो, एक्सरे यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आगे क्या लगाएंगे, फिल्टर एंड कोलिमेटर्स, ठीक है। वो दोनों इसके ऊपर लगेगा। अब ये क्या है, कौन बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस, वो यहाँ लगते हैं। पर्पस, कौन के पर्पस, किस 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 चीज में यूज होता है कौन, पीएनएस के में सेला में सेला, पीएनएस, टीएम जॉइंट, जिसमें हमें छोटा सा स्ट्रक्चर चाहिए, बाहर हम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसमें कौन यूज होता है। ज़्यादातर हम बाकी चीज़ों में क्या यूज करते हैं, कोलीमेटर, दिस इज कोलीमेटर, ठीक है। अभी कोलीमेटर के अंदर क्या है, कोलीमेटर के अंदर एक स्पेशल असेंबली रहती है, साइड में एक बल्ब लगा हुआ रहता है, साइड में एक मिरर रहता है। तो वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि हम जब इसको देखते हैं तो जो एक्सरे का फील्ड है और वो लाइट का फील्ड है, दैट एग्जैक्टली कोरस्पॉन्ड। हम साइड से एक लाइट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाएगी, और जो लाइट का फील्ड है और एक्सरे का फील्ड है वो एग्जैक्टली कोरस्पॉन्ड करेगा, जितना भी वो छोटा हो या बड़ा हो। व्हाई, बिकॉज वी वांट टू सी हम कितना एरिया इरेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट टेक्नीशियन कैन सी कि वो कितना एरिया को इरेडिएट कर रहा है, दैट इज इन इट, ठीक है। उसको हम चेक भी करते हैं, दैट इज, हम एक्सरे फिल्म के ऊपर रखकर एक फिल्म एक्सपोज कर कर और उसको बाहर किसी मार्कर्स लगा कर कि कहाँ तक लाइट्स आ रही थी वहाँ पर हम मार्कर रखते हैं। कुछ भी रेडियो पर एक मार्कर रख के उसको हम चेक भी करते हैं बीच में कि दिस इज फंक्शनिंग वेल और नॉट। कैसे करेंगे कि एक्सरे कैसेट लगाया, ऊपर एक पेपर पर रखा, हमने अपने मार्कर्स रखे, और उसके बाद फिर एक्सपोज फिल्म को देखा, उन पेपर से कोरस्पॉन्ड किया, वो कोरस्पॉन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज चेक्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अब ट्यूब, नाउ दिस इज रोटेटिंग एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब, ठीक है। ये टारगेट है, ये इसका टारगेट है। एनोड के बीच में ये जो ये लाइन बनी हुई है ना, यहाँ पर एक्सरे जाता है, ठीक है। ये एंगल रहता है ना, है ना, कितना होता है, 6 to 20 डिग्री। दिस इज अराउंड 16, ठीक है। तो मेमो में कितना रहता है, मामू में छोटा होता है 6 ठीक है। मेमो ट्यूब और एक्सरे ट्यूब और सीटी ट्यूब डिफरेंसेस रटे हुए होने चाहिए, जितने पता चलते हैं रट लो, ठीक है। मोस्टली क्या है कि उसमें स्मॉल फिलामेंट रहता है मेमो ट्यूब जो है, ठीक है। इसमें दो फिलामेंट रहेंगे, बड़ा और छोटा, ठीक है। बड़ा वाला जनरल रेडियोग्राफी, अगर आपको मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी चाहिए, ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, तो छोटा वाला से यूज़ करेंगे आप, ठीक है। टूट गया। पिछली बार सर की क्लास में टूटा था। ये एलिमेंट इसके अंदर था,
आपको वर्किंग वाली दिखाता हूँ उसके दूसरी वाली ट्यूब का है उसमें आराम से टूट नहीं चाहिए लेके उधर जा वीडियो कैसे जाएगी नहीं नहीं सर इधर ही लेके आ रहे हैं क्या सर आ रहे हैं नहीं सही अब ये रोटेटिंग ट्यूब ठीक है क्या पार्ट है इधर से रोटेशन होगा ये ब्राउन हो गया ना ब्रोंजिंग ऑफ द ट्यूब हो रही है ठीक है जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड की वजह से अब इसमें ये दिखाई दे रहा है ये कोना यहाँ एलिमेंट रहेगा ठीक है ये एलिमेंट से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एंड ये एनोड है एनोड के ऊपर रोटेटिंग एनोड के ऊपर ये गिरेगा और इधर से here is the window विंडो इसमें आपको देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा तो ये इधर से नीचे की तरफ एक्सरे बाहर निकलेगा ये फोकसिंग कप है ना सर और वो जो कह रहा है ना हाँ ये फोकसिंग कप है इसके अंदर एलिमेंट रहेगा ठीक है और ये नीचे इस तरफ एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन से नीचे एक्सरे बीम इधर आएगा ओके ठीक है सक्सेना सर ने पूछा था पूछा था हमें कभी तो व्हाट इज दिस एक्सटेंशन ये ना जब इसको हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तब इसको सील किया जाता है यहाँ से पहले यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है देन वी सील दिस सर सक्सेना सर ने पूछा था सर्किट्स कितने होते हैं एक्स ट्यूब में एक वोल्टेज सर्किट और एक आपका एलिमेंट का सर्किट ठीक है ना और तीसरा अगर ग्रिड कंट्रोल है तो तीसरा ग्रिड कंट्रोल का सर्किट ठीक है तो ग्रिड कंट्रोल का क्या फ़ायदा है ऑटोमेटिक ऑन फ्लोरोस्कोपी ये भी तो automatic में on है। कट फ्लोरोस्कोपी में इमीडिएटली ऑन एंड ऑफ कट तो इसको भी कर सकते हैं सो एक्सपोजर हाँ एक्सपोजर तो सब में होता है ग्रेडेड एक्सपोजर मल्टीपल टाइमली मतलब डिक्रीज ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक तो सारे हैं बटन से ही हैं सारे इंटरप्टेड फास्टर अदर जो ट्यूब्स हैं उसका स्टार्टिंग कैसे होता है फर्स्ट रोटेशन स्टार्ट होगा रोटेशन 3600 तक अचीव होगा देन करंट शुरू होगा ठीक है ना करंट शुरू होगा तो दैट विल गो टू द पीक अकॉर्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज्ड शुरुआत में वो पीक पर जाएगा देन आप कट करोगे फिर वो वापस नीचे आएगा बेसलाइन पर आएगा है ना ये फंडा है ना तो जाना और आना जो है दैट टेक सम टाइम ना ग्रिड कंट्रोल में उस टाइम को ज़ीरो कर दिया उन्होंने उस टाइम को बहुत कम कर दिया बिकॉज इट इज़ पिंचिंग तो आप क्या कर रहे हो जो एलिमेंट का करंट है उसको फॉर एवर ऑन रख रहे हो और उससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहे हो कैसे पिंचिंग बाय द फोकसिंग का वो नेगेटिव रख के तो वो जैसे ही पिंचिंग बंद होगी इट विल स्टार्ट फ्लोइंग एट दैट सेकेंड ओनली ठीक है ना वो आपको वेटिंग टाइम नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होने में और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने में तो जो स्टार्टिंग में जो कम पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आती हैं जो कि हमें सिर्फ रेडिएशन डोज बढ़ाती हैं काम नहीं आती है एक्सरेज वो थोड़ी कम हो जाती हैं यू कैन बार बार कट एंड बार बार स्टार्ट इट ठीक है ना तो यूजलेस रेडिएशन जो स्टार्टिंग और एंडिंग में आती है वो यूज़ नहीं होगी उस टाइम ठीक है तो फास्ट शट डाउन और स्टार्ट करने के लिए काम आ रही है हमारी ठीक है दूसरी स्टेशनरी वाली कहाँ है एक और ट्यूब है यहाँ पर छोटी वाली है सर ये टूटी नहीं टूटी हुई नहीं है वो असली वाली भी पड़ी है दूसरी भी पड़ी है छोटी वाली कल ही देखी है मैंने नहीं इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है कल से कुछ सामान अभी आया नहीं है इसमें आई एम श्योर कल थी या पता नहीं तो सिमिलरली लाइक दिस इज रोटेटिंग हमारे पास स्टेशनरी रहेगी तो इतनी बड़ी वो नहीं मिलेगा हमें सिंगल ब्लॉक मिलेगा सिंगल ब्लॉक बीच में रहेगा और उससे उसमें भी एनोड एंगल रहेगा आपको ठीक है
Then what are these? जब आपको इसके ऊपर कुछ रबर बिलोज लगते हैं, रबर बिलोज का क्या काम रहता है, बीच में ऑयल रहेगा, तो जो ऑयल है अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो दैट एक्सपेंड्स और वो रबर बिलोज को पुश करता है बाहर की तरफ, एंड बाहर कटिंग सर्किट रहता है, जैसे ही वो उसको पुश करेगा बाहर तो इट विल शट डाउन, ठीक है, ताकि ओवर हीट होकर डैमेज नहीं हो सके, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये क्या है? कौन सा? मेमो, कन्वेंशनल सीआर पढ़ लिया तुमने, सीआर पे हमेशा लिखा मिलता। ये वाला थोड़ा खोलने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, to open it. आपसे कोई खुलवाएगा नहीं वैसे, इतना जिसने ये खोल दिया उसको वैसे ही वो समझ जाएंगे कि ये पूरा काम करा हुआ है इसने। इसके अंदर फॉस्फर प्लेट होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज फॉस्फर प्लेट एंड द फिल्म, है ना। तो फॉस्फर प्लेट इज रीयूजेबल, है ना। और फिर फॉस्फर प्लेट का दूसरा फायदा क्या रहता है कि हम उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डिजिटलाइज हो जाता है वो। दिस इज द फॉस्फर प्लेट इन इट, ठीक है। तो फॉस्फर प्लेट कौन सी साइड रहेगी? ये फ्रंट साइड है इसका, ठीक है, ये बैक साइड है, ठीक है। तो फ्रंट साइड का तरफ फॉस्फर प्लेट रहेगी, ठीक है। अब इनके साइजेस पता होने चाहिए आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या साइजेस की फिल्म्स हैं, ठीक है। इसका सेंटीमीटर में होता है, मेमोग्राफी वाला सेंटीमीटर में होता है। दिस इज 30 into 36 सेंटीमीटर्स, ओके। वो 11 से 14 वगैरह जो इंचेस में हैं, दोज आर फॉर जनरल रेडियोग्राफी। मेमोग्राफी की फिल्म्स छोटी होती हैं, उनको सेंटीमीटर्स में माना जाता है, ठीक है। बाकी सब इंचेस में होती हैं, ये नॉर्मल है, ऐसे खुलती है, ठीक है। व्हाट इज दिस? मेमो, कन्वेंशनल कैसेट। हाउ? वाइट तो वो भी था, सिंगल, वाइट तो सिंगल भी था, हाउ डू यू नो कि वो सीआर है और ये कन्वेंशनल है? स्क्रीन तो वो बुक की तरह नहीं खुलता, खुल रहा है बुक की तरह खुलने वाले भी आते हैं। सीआर वो लाल वाला हमारा सीआर वाला, वो लाल वाले भी नहीं लाए ना, हमारा 10 मन नहीं है यार। ये है ना, इसमें स्क्रीन है ना, फॉस्फर प्लेट है, दैट इज डिटैचेबल, वो बाहर निकल जाती है। फॉस्फर प्लेट को हमने सीआर रीडर में अलग से डालना होता है। जब सीआर रीडर में वो खुलती है ना, सीआर रीडर क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली खोलता है, अंदर उसकी फॉस्फर प्लेट निकालता है, उसको रीड करता है, उसको डिलीट करता है, वापस इसमें इंसर्ट करता है। सो दैट ऑल दीज थिंग्स डन इंडिपेंडेंटली इन द रीडर। तो उसमें खुलती है और बंद होती है वो। तो उसकी जो फॉस्फर प्लेट होगी, जो वाइट वाली प्लेट होगी, वो ऐसे खाली होगी, अलग होगी, ऐसे चिपकी हुई नहीं होगी। जो ये चिपकी होती है, ये स्क्रीन होती है, ठीक है। एंड दिस इज फिल्म, ठीक है। तो कन्वेंशनल और सीआर में कंफ्यूजन का कोई चक्कर ही नहीं है। उसमें आपको लूज वाली फॉस्फर प्लेट मिलेगी, इसमें आपको फिक्स्ड वाली स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। सब फिल्म जैसे अलग से रहती है, उसमें वैसे फिल्म तो वो प्रिंट होती है ना, उसमें ये तो डलेगा ही नहीं ना, उसमें तो फॉस्फर प्लेट इज द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। नहीं डलेगा वो। पर ये आपको डली हुई मिले ना मिले ये कंफर्म नहीं है ना। हो सकता है कि मैं आपको ऐसे ही दे दूं, अगर मैंने ऐसे आपको दे दिया फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना, है ना। इसमें फिक्स्ड रहेगा ये ना, इसमें स्क्रीन है, इसमें स्क्रीन है। अब स्क्रीन की लेयर्स आपको याद होनी चाहिए, स्क्रीन की लेयर्स सारी याद होनी चाहिए आपको साइज के साथ, ठीक है। वो साइजेस पूछेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछेंगे, वो कंफ्यूज इस चीज़ में करेंगे आपको कि फॉस्फर प्लेट के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है।
तो वो एक कॉपी में लिखो, लास्ट दिन देख लेना, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा सीआर का जो कैसेट है वो तो बाहर से भी अलग ही लगता है ना, वी कैन रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट हमारे यहाँ कलर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। सो अब आप यहाँ से याद करके जाओ, ऐसा ग्रेइश वाला कन्वेंशनल होता है और वहाँ उन्होंने ग्रे वाला सीआर दे दिया तो नहीं जो उस पे एक बार कोड मैंने मैकेनिज्म, वो इन पे वो इन पे भी होता है, वो कुछ पे होता है। हमारी इस वाली पे है ना, ये देखो, ये देखो Here. पहले ऐसा आता था, वो वही तो कह रहे हैं, इसके ऊपर हम लेड से लिखते थे बाद में, इस पे ये कार्बन पेपर पे लिखते थे, पहले ऐसा भी आता था। तो वो बेटर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, उसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स देखना ही बेटर मैकेनिज्म रहेगा। इसमें मतलब which one is आपको- emulsion side? बेसिकली अगर ये देखोगे तो वन साइड इज अ लिटिल रफ, अदर साइड इज ग्लिसनिंग एंड स्मूथ। ठीक है, तो कौन सा क्या स्मूथ वन इज नॉन इमल्शन, दैट इज एंटी कर्ल लेयर, दैट इज एंटी कर्ल लेयर। ठीक है ना, वी हैव टू प्रोड्यूस वन एंटी कर्ल लेयर बिकॉज जिस साइड इमल्शन है, इमल्शन ड्राइज एंड वंस इमल्शन ड्राइज इट ट्राइज टू पुल। तो अगर हम दूसरी तरफ एंटी कर्ल लेयर नहीं डालेंगे तो वो उस तरफ कर्ल कर जाएगा। सर ये भी कुछ इंडिकेट करने के ये नॉचिंग। These are sharp notches. Sharp notches are for conventional radiography films. जो आपकी आजकल वाले जो हीट वाले प्रिंटर्स की जो फिल्म्स होती हैं, those are round notches. So by looking at the notch you can say कि हाँ ये हीट प्रिंटेड है, जो प्रिंटर में प्रिंटेड वाली फिल्म है या एक्चुअल वाली फिल्म है ये, इवन बाय जस्ट फीलिंग दिस। और दूसरी बात क्या है कि ये किस लिए रखा जाता है, दिस इज केप्ट फॉर द रेडियोग्राफर, क्योंकि उसको सेफ लाइट में अंधेरे में काम करना है। तो हाउ ही यूजेस इट, वो उठाएगा अपने डब्बे में से और हिज इंडेक्स फिंगर शुड टच दिस। उसके बाद वो इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेगा कि उसका हाथ स्क्रीन को टच नहीं करे। वो इसको यहाँ पर रखेगा, जस्ट ड्रॉप दिस, और इसको बंद कर देगा। इसको ओपन करते वक्त भी आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर कुछ ही जाती है, इसको ओपन करते वक्त भी आपको स्क्रीन पे उंगली टच नहीं करनी है। हाउ डू यू डू, आप खोलोगे इसको, रखोगे, देन विदाउट टचिंग दिस साइड आप हाथ बीच में रखोगे एंड इसको इस तरह से रखोगे टिल द फिल्म ड्रॉप्स ऑन योर हेड, फिर आप ऐसे निकालोगे। आपने अगर इस पे अपना हाथ लगाया तो हाथ में थोड़ा ऑयल या फिर आप जो भी मटेरियल वहाँ यूज़ कर रहे हो अपने डार्क रूम में, उसमें से कुछ भी इस पर टच हुआ तो नेक्स्ट फिल्म पे आर्टिफैक्ट्स आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं। सो यू डू नॉट टच द इनसाइड ऑफ द कैसेट। ठीक है, रोल कन्वेंशनल, थोड़ा बड़ा साइज है, सारी ये सिंगल स्क्रीन है। अब सिंगल स्क्रीन हम क्यों यूज़ करते हैं, डबल स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं, दोनों के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? सिंगल स्क्रीन पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए और डबल स्क्रीन एनहांसेस द क्वांटम। सर डबल स्क्रीन रिफ्लेक्ट जो कुछ आती है तो उसको भी प्रोसेस करने के लिए मतलब बैक साइड से स्कैटर्ड डबल स्क्रीन, डबल स्कैटरिंग, हाँ एज वी सेड पैरेलैक्स। ठीक है ना, एक बार वो एक तरफ से जा रही है, थोड़ी सी स्प्रेड होगी पहले स्क्रीन पर, फिर दूसरी तरफ स्क्रीन से आ रही है, दूसरी तरफ स्प्रेड होगी। नाउ इन मेमोग्राफी व्हाट वी नीड इज रेजोल्यूशन। ठीक है ना, उसमें अगर हमें अनशार्पनेस आएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोजर वी वांट मोर शार्प इमेजेस, अनशार्पनेस हटाने के लिए हम सिंगल स्क्रीन यूज करते हैं। बट इन जनरल रेडियोग्राफी हमें इतना ज़्यादा शार्पनेस का ज़रूरत नहीं है जितना ब्रेस्ट में चाहिए। ठीक है, तो हेयर वी वांट टू डिक्रीज द एक्सपोजर, सो वी यूज डबल स्क्रीन, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग द एक्सरेज इनटू लाइट ऑन बोथ साइड्स। तो जो उसका एक्सपोजर होगा वो डबल होगा, हम एक्सरेज कम यूज करेंगे। ठीक है,
मींस डबल स्क्रीन कन्वेंशनल कैसेट। अब ये कौन सी है? ये रेयर अर्थ वाली है। दिस इज गैडोलिनियम। ओके। इसका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। जो कैल्शियम टंगस्टेट है दैट इज वाइट। वाइटिश, दैट इज ऑलमोस्ट प्योर वाइट। एंड जो गैडोलिनियम होता है लिटिल येलोइश होता है। ठीक है। सर ग्लिसनिंग वन वाज एमल्शन ना, और हाँ, थोड़ा कम ग्लिसरिंग वाला। कम हाँ, जो थोड़ा रफ है। सारी एक जैसी है। You should know which one is the back side, which is the front side. जिस साइड स्क्रीन लगा है that is the back side, ठीक है दैट इज द ना? बैक साइड। Other side just check it. I think the other side is this should be anti-curl layer, this should be the emulsion side. हाँ ये सर ठीक है, just check it. मेरे ख्याल से ऐसा ही है। सर इमल्शन साइड विल बी इन द फ्रंट। अब मैंने कैसे रखा है मुझे पता नहीं ना यार। यहाँ पे ये तो कितनी बार उल्टा हो चुका होगा। ठीक है, वैसे ये स्क्रीन साइड में यही है, बट तो लाइट एक्सरे उधर से आएगा ना सर? एक्सरे इधर से आएगा, बट स्क्रीन के पास ये रहेगा ना। एक्सरे तो पहले स्क्रीन में डलेगा फिर फिल्म में आएगा। पहले इंटेंसिफाई स्क्रीन पे डलेगा। पहले एक्सरे टू स्क्रीन पे गिरना चाहिए, पहले सीधा हम फिल्म पे। फिल्म पे। पहले अगर फिल्म पे screen गिरेगा के पास फिर स्क्रीन रखेंगे पे गिरेगा इसको, फिर वापस वहाँ से स्क्रीन से उल्टी तरफ से हम नहीं डाल रहे हैं ना इसमें। नहीं सर एक्सरे जो होते हैं लाइट पे बनेंगे फिर फिल्म में आएंगे तो उसको बनाएगा ना। फिल्म 2% चलेगा, सिर्फ 2% फिल्म एक्सरे चलेगा। ही पहले अगर सिंगल स्क्रीन है तो वो सिर्फ फिल्म में आएगा। पहले फिल्म में आएगा फिर स्क्रीन में आएगा। तो फिर अच्छा सिंगल स्क्रीन में है। सिंगल स्क्रीन में ऐसा, सिंगल स्क्रीन में ऐसा। ठीक है, अगर डबल स्क्रीन है तो ये चक्कर ही नहीं है। नॉर्मली सिर्फ बैकलाइट बैक हम बैक साइड में रखते नहीं, ये देखो यार, ये ट्यूब साइड लिखा हुआ है। जो लाइट है ना, हैं। सिंगल स्क्रीन में नहीं ट्रांसपेरेंट होते ये नहीं ना ट्यूब डन। स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हाँ जी, ये क्या ज़्यादा है? डाउट मैमोग्राफी ट्यूब में वो कंप्रेशन पैड। ये क्या बना हुआ है? वो XY एक्सिस बायोप्सी को लेने रोटेट के लिए। करने के लिए। If we want to do some biopsy, तो हम इनमें मार्क कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमने ऊपर लिखे हुए हैं ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम कौन सी जगह पर हमें लीजन है उसको हम मार्क कर सकते हैं, सो दैट की बायोप्सी इजी से। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल वाला होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सर इसका नाम बायोप्सी वाला कंप्रेशन पैडल पैडल या whatever। कंप्रेशन बायोप्सी पैडल बोलते हैं। हाँ फिनिशर कंप्रेशन पैडल। और क्या रह गया भाई? तो कैसे खोलने के लिए कैसेट तो आपको खोलनी आनी चाहिए, नॉर्मल वाली तो। और टेढ़ी मेढ़ी वाली नहीं खोलनी है तो चल जाएगा, है ना? ये वाली आनी चाहिए। पूछ लेते हैं बीच में कि खोल कर दिखाओ। कैसेट ही है यार सारी। कैसे खोल This one is calcium tungsten. कन्वेंशनल कैसेट है। इसमें वो अच्छा ये लॉक है। अच्छा इसमें ऐसा लॉक है। लॉकिंग मैकेनिज्म सबके थोड़े अलग होते हैं। कैसे लॉक है? अपना तो हिंज क्लिप्स है। हाँ, वो हर तरह के क्लिप्स बदलते रहते हैं ना उसमें। वाइट वाला इज कैल्शियम टंगस्टेट, येलोइश वाला इज गैड्रेरा। मोस्टली हमारे पास गैड वाले पड़े हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग तरह के आपको मिल सकते हैं। ये ऊपर वाली उठाना है, इस तरह के लॉक्स मिल सकते हैं आपको खोलने को। हाँ यहाँ से हिंज क्लिप्स वाला है। ठीक है, तो आपको बस खोलना आना चाहिए। जस्ट इसको यहाँ से रखो एंड कन्वेंशनल एंड डबल स्क्रीन। सो बेसिकली स्क्रीन के कंस्टिट्यूएंट्स लेयर्स सारी, ठीक है, साइजेस के साथ। फॉस्फर प्लेट की लेयर्स साइजेस के साथ। ठीक है, फिल्म। बेसिकली जो प्रिंटर वाली फिल्म है और इस फिल्म में क्या फ़र्क होता है?
सिंगल जो हम हमारा डाइकॉम कैमरा यूज़ करते हैं उसकी फिल्म में और इस फिल्म में क्या फ़र्क होता है? एक ही साइड इमिशन होता है, इसमें डबल इमिशन होता है। ड्राई और? फिल्म्स है ना, वो ड्राई फिल्म्स के नॉच होता है। होता है नोच इज राउंडेड, हाँ और बताओ। नोच दोनों में होता है, इसमें शार्प नोचेस होते हैं, उसमें राउंडेड नोचेस होते हैं। और बताओ। इसमें सिल्वर हाइलाइट्स रहते हैं ना, तो कौन कौन से सिल्वर हाइलाइट्स रहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। उसमें एक बेहनिएट भी रहता है। बेहनीट। जो बेहनिएट रहता है ना, वो हीट के टाइम उसको डेवलप करने में काम आता है। अच्छा, दैट इज़ वन एडिशन जो एक्चुअली, हाँ, इन प्रिंटर वाला फिल्म दैट हेल्प्स इन हीट प्रिंटिंग। जो हम लेज़र प्रिंटर्स करते हैं ना उसमें, वो दैट हेल्प्स इन हीट प्रिंटिंग। दैट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसको डेवलप करता है लेज़र से। तो उसमें एक बेहनिएट, सिल्वर बेहनिएट इज द एक्स्ट्रा कंपाउंड। ठीक है, नहीं तो कुछ ट्यूब साइड बना होगा, ट्यूब साइड का कुछ मार्क बना होगा। पैरेलल ग्रिड में पैरेलल ग्रिड में हम ऐसे मार्किंग्स नहीं लगी होती हैं। जो फोकस ग्रिड है उसके अंदर मार्किंग्स लगी होती हैं। मार्किंग्स इसलिए लगी होती हैं ताकि उसको आप सेंटर कर सको, ताकि डीसेंटरिंग नहीं हो। नाउ इफ दे गिव यू फोकस ग्रिड, दे मे आस्क यू अबाउट ग्रिड डीसेंटरिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि अपसाइड डाउन होने से कैसे डीसेंटरिंग होगी, लेटरल डीसेंटरिंग कैसे होगी, फार डीसेंटरिंग, नैरो ठीक है, चारों तरह की डीसेंटरिंग आपको पता होनी चाहिए फिर। ठीक है, तो वो फोकस कोई पूछता है नहीं आमतौर पे। पहली बात तो ग्रिड किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि ग्रिड इज जस्ट लाइक ए प्लेट, तो वो देख के आधे लोगों को तो समझ नहीं आता वो है क्या। ठीक है, ऑक्लूडर नहीं रखा हुआ, ऑक्लूडर भी नहीं रखा हुआ, लेड ऑक्लूडर नहीं है। लेड ऑक्लूडर वो हाफ ऑफ स्क्रीन को, अच्छा, वो भी नहीं रखा हुआ। कन्वेंशनल में एक ही टाइम पे दोनों लेने के लिए, कन्वेंशनल पे हम एक फिल्म यूज करते हैं ना, सरकारी में हम बहुत करते हैं ये काम। आधी स्क्रीन पे रखा हाथ ऐसे, एपी लिया, बाकी आधी पे ऑक्लूडर लगा दिया, पहला एक्सपोजर मारा, फिर उसको दूसरी साइड हाथ रखा उसका लेटरल में, इधर ऑक्लूडर रखा, इधर दूसरा एक्सपोजर लिया, तो एक ही फिल्म के ऊपर आपके दोनों तैयार हो। अच्छा, वो जो हाफ सा होता है सर, हाफ ग्रिड जो होती है, जैसे वो, हाँ, छोटा लेड प्लेट होता है ना, हाँ, जिसमें एपी लेटर, दैट इज लेड ऑक्लूडर। हाँ, तो वो हम सरकारी में हम ऐसे ही यूज करते हैं। एक साइड पहले अपलोड कर लो, फिर दूसरी साइड। हाँ, आधा ऑक्लूड करके फिल्म को उसको यूज कर लो। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल की प्रथा है। देन अल्ट्रासाउंड जेली constituents, ग्लिसरीन, वाटर, कार्बोमर, और एक चीज होता है ठीक है। ग्लिसरीन कुछ बुक्स में तो नहीं लिखा है, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, कलरिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, है ना। इसके जो भी चारों पांचों कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये एक और है। वाटर जरूर बोलना है, ठीक है ना, मजे ले लेंगे नहीं तो, है ना। एक्सपीरियंस करना है मैम को। एक्सपीरियंस बोला था ब्लू आता है ना, वैसे तो प्लेन होता है, ब्लू हम कलर डालते हैं ऊपर से। ये भी लिखा है सीमेंस। अच्छा सीजी वाले तो नहीं डालते, ये वाला है, हम डालते हैं। कैसा? डीसीजी वालों का प्लेन होता है, सीजी वालों का ब्लू कलर नहीं होता, सब जगह अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। कलरिंग एजेंट जो हमारा ब्लू रहता है ना, थोड़ा सा इसी वाला इसको यूज कर सकते हैं अगर कोई किसी ने कर सकता है। हमने कितनी बार किया है। कर सकते हैं, कंटेंट करते हैं भाई, रेगुलरली यूज करते हैं, पोर्टेबल में कौन साथ में लेके जाता है। अच्छा तेरे रेगुलरली यूज करते हैं। फिल्टर लिखा ठीक है, ये और ये भी फिल्टर है ना। ये तो इसी टाइप का है, ये एल्युमिनियम फिल्टर है ना, एल्युमिनियम फिल्टर है। अच्छा, ये से ऊपर लग जाता है ना उसको, फिल्टर असेंबली इसके ऊपर लगेगी ना, एक ऐसे अंदर दिस विल बी हियर। सो बेसिकली फिल्टर्स हमेशा बाहर ही होते हैं, ठीक है। फिल्टर कितनी थिकनेस का यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? सर डिपेंड क्या एक्सेप्ट करना है। मैमो अगर करना है तो बहुत ही छोटा फिल्टर यूज करते हैं, 0.0। हाँ, मेमो में क्या क्या यूज करते हैं? बेरियम, बिस्मथ, मोलिब्डेनम और रेनियम, चार का कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर में 3 रहते हैं, ज़्यादातर में 3 रहते हैं।
हाँ उनके साथ में बेरिलियम रोडियम बेरिलियम बिस्मथ के भी उसकी कॉम्बिनेशन है बेरिलियम तो बेरिलियम इज विंडो बेरिलियम इज विंडो सर 3 के होते हैं molybdenum filter is most commonly used, रेनियम then rhenium, Then third is tungsten. Sorry, rhodium, and then tungsten. जो टंगस्टन होता है दैट इज एक्चुअली मिक्स ऑफ रोडियम एंड टंगस्टन. सो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन चाहिए. मोलिब्डेनम सबसे कम और जो थर्ड वाला है रोडियम और टंगस्टन जो है दैट इज़ द मोस्ट वन. ठीक है, तो आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप बढ़ा देते हो. जस्ट प्रेस से बटन बाहर एक जो उसका असेंबली है वो ऐसे टर्न कर जाता है, उसमें तीनों लगे हुए हैं. दैट विल टर्न एंड जो सामने आ जाएगा जो आपको चाहिए वो जब आप बटन प्रेस करेंगे. ऐसे ही उसके जैसे इसमें तो सिंगल आपका अच्छा इसका एनोड का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है. एनोड पे क्या लगा रहेगा. कॉपर बटन पूरा पूरा बताओ. सर टंगस्टन का बटन होता है कॉपर में एम्बेडेड. ये पूरा कॉपर होगा. भारी नहीं हो जाएगा. नए वाले अगर स्टेम हम अगर कॉपर की डालेंगे तो हीट आगे नहीं जाएगा. मॉलिब्डेनम का होता है स्टेम इज ऑफ मॉलिब्डेनम. ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेना. ठीक है, ग्रेफाइट होता है ना. ग्रेफाइट की डिस्क होती है आई थिंक, उसके ऊपर लगाया होता है ना. अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है. कुछ में कॉपर डिस्क होती है, कुछ में ग्रेफाइट डिस्क होती है ना. उसके ऊपर लगाया रहता है. उसके ऊपर क्या लगा रहता है. कोटिंग होती है टंगस्टन 90%, 10% रेनियम. ठीक है, क्यों. रेनियम पिटिंग अवॉइड करता है. हीटिंग से उसका जो डिजनरेशन है उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है. ठीक है, टंगस्टन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. क्यों यूज करते हैं. हाई मेल्टिंग एलिमेंट में भी यूज कर रहे हैं, इधर भी यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा, फिर इसका जो ट्यूब का ग्लास है वो क्या है. पायरेक्स. क्यों हीट कैपेसिटी हीट टॉलरेंस. जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्यों? बटन से बराबर होता है. एक्सपेंशन रेशियो इज एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज सेम एज द मेटल्स बीइंग यूज्ड. तो वो बीच में लूजनिंग नहीं होती क्योंकि इट विल गो फ्रॉम वन टेम्परेचर एक्सट्रीम टू अदर टेम्परेचर एक्सट्रीम. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होगा तो एक बार में वो टाइट हो जाएगा, एक बार में वो लूज हो जाएगा, है ना. तो इट शुड एक्सपैंड सिमिलर टू द मेटल बीइंग यूज्ड टुगेदर, है ना. इसलिए हम इसमें ये यूज करते हैं. अंदर गैसेस क्या होती हैं. नो कुछ में वैक्यूम, कुछ में जो इनर्ट गैसेस है वो भी यूज होते हैं. हीलियम लाइक. मुझे याद नहीं. इनर्ट गैसेस xenon नहीं xenon और आपने क्या बोला था. हीलियम. हीलियम. अच्छा लाइक बेसिकली बल्ब में भी स्पार्क होने हीलियम होना चाहिए करके ऐसे. तो ये कोई स्पेशल लाइक कौन से ट्यूब्स में होते हैं कैसे. डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड्स कुछ नहीं अलग से. फॉर्मूला क्या होता है इसका. बेरियम सल्फेट लिए नहीं BA2 है. सल्फेट सल्फाइट इज पॉइजनस. ठीक है, सल्फाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको. सल्फाइट का कार्बोनेट बनाते हैं, कार्बोनेट का सल्फेट बनाते हैं. ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट इज़ वाई मतलब हम मेडिकल ग्रेड वाला यूज़ करना होता है. जो हम इंडस्ट्रियल ग्रेड वाला अगर यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सल्फाइट भी होता है, दैट इज़ पॉइजनस. ठीक है, तो वो यूज़ नहीं करना होता इसलिए, है ना. तो उसके बाद फिर बेरियम को सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए आपको. प्रोसीजर्स आपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़े बहुत किए हैं या बिल्कुल नहीं किए हैं. DMRT के बाद तो तब नहीं, तो उसके बाद भी हमने एटलीस्ट यू शुड नो द व्यूज़. आप
बेसिकली फ्लोरो गाइडेड करते थे या फिर आप सिर्फ स्पॉट्स लेते थे? फ्लोरो गाइडेड जो करते हैं उनको बेसिक थोड़े बहुत पता होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी गड़बड़ है नहीं वैसे। फिर हम बाद में देखेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर लें। कंट्रास्ट आपके टेबल पे पक्का पड़ा होगा, क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हो या ना हो कंट्रास्ट सबके पास होता है। कंट्रास्ट रटा हुआ होना चाहिए सबको, ठीक है। तो हम किस में नॉन आयनिक यूज़ करते हैं, किस में आयनिक यूज़ करते हैं? नॉन आयनिक पर आरजी यूज कर लेते हैं या फिर एचएसजी। नॉन आयनिक सॉरी आयनिक कैविटी जहाँ हमें ब्लड में नहीं लेना वहाँ पे हम आयनिक ले सकते हैं। हाँ, कैविटीज में जाना है। अब तो नॉन आयनिक ही अवेलेबल सर नाम नहीं यार ये क्या है बताओ, आयनिक है नॉन आयनिक है बताओ? आयनिक है। यूरोग्राफी आयोनिक है। दिस इज अवेलेबल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एवरी गवर्नमेंट सेटअप। एचएसजी में एचएसजी में नॉन आयोनिक सस्ता होता है ना, हम नॉन आयनिक यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट में अभी भी ये चल रहा है। वो इतना कॉस्टली होता है कि चलता है। एमसीयू आरजी दोनों में। बात ये है ना कि ओमनी पैक की एक 50 ml आपको 1000 रुपये की पड़ती है, 1000-1200। एचएसजी एमसीयू तो गवर्नमेंट में इतना किसी को खर्चा करना नहीं रहता। एंड इसमें क्या रहता है, यूरोग्राफिन में क्या रहता है? इसमें 2 सॉल्ट होते हैं, डाइट्रोजेट सोडियम, डाइट्रोजेट मैग्नीशियम, ठीक है। भूषण लगता है मैं अच्छे से दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, छोटा सा टेबल बना हुआ है ना, कोई पूछेगा नहीं, इतना नहीं पूछते डीप में, पर आपको पता नहीं होना चाहिए कितनी कंसंट्रेशन है। एंड दिस इज आयनिक, ठीक है। इंट्राकैविटरी यूज़ करना है, आईवी नहीं देना है, आईवी में थोड़े इसके रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। रिएक्शंस आपको एक बार पढ़ने हैं, ड्रग्स इन यूज़ पढ़नी है, ठीक है। और बेसिकली मोनोमर डाइमर का फंडा आता है। सर 2 बेंजीन ग्रुप होती है तो डाइमर एक सर आयन रेशो कब आता है? 3:2 6:2 जब वाटर एक रिंग में 3 आयोडीन लगते हैं, ठीक है, एक के डिस्टेंस में। 6 की रिंग होती है ना बेंजीन, तो उसमें 3 आयोडीन लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी मोनोमर होगा तो वो सॉल्यूशन में या तो सिंगल रहेगा, अगर वो नॉन आयनिक है तो सॉल्यूशन में सिंगल रहेगा, अगर नॉन आयनिक है तो, ठीक है। और अगर आयनिक है तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, एक कैटायन और एक एनायन, है ना। तो बस इतना देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या रेशो देने वाला है। अगर मोनोमर है और वो नहीं टूट रहा, यानी नॉन आयनिक मोनोमर है, तो 3:1 हो गया, 3:1 हो गया ना, ठीक है। 3 आयोडीन 1 पार्टिकल, 3 आयोडीन 1 पार्टिकल। अगर वही नॉन आयनिक डाइमर है तो 6 आयोडीन 1 पार्टिकल, 6:1 हो गया। वही अगर आयनिक मोनोमर है तो क्या होगा? 3:2 हो गया। 3 आयोडीन नीचे जाते ही पानी में 2 में टूट गया, एक कैटायन एक एनायन। ऐसे ही अगर एक आयनिक डाइमर है तो 6:2 सॉरी 6:2, ठीक है। तो ये आपको रेशो पता चल जाएगी। आपको 2-4 नाम पता होने चाहिए, बेसिकली उसका नाम लिखा होगा जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वो बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में से है, इतना पता होना चाहिए। नहीं तो आप जो यूज़ करते हो आपको वो पता होना चाहिए, और आप कितना यूज़ करते हो किस प्रोसीजर में, ठीक है ना। कितना यूज़ करते हो टेल्स कि आप एक्चुअली कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो कितना यूज़ करते हो किस प्रोसीजर में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सीटी में भी और एक्सरे में भी, ठीक है। आईवीपी में कितना देना है आपको पता होना चाहिए, और आपके सीटी में अगर आप सीईसीटी कर रहे हो तो कितना, और एनजीओ कर रहे हो तो ऑलमोस्ट कितना, ठीक है। ये बेसिक होना चाहिए। ओके, देन ये क्या है? ब्लड लॉस क्या पर्पज है? एंड प्रोटेक्शन। When you are pointing your hand in the radiation field, PLD बैच जो रेडिएशन प्रोटेक्शन जो फंडा है, बच करके आगे बढ़ नहीं सकती। लास्ट दिन जरूर रट के जाना है, लास्ट दिन बिना इसको रटे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका वेयरिंग वाला लेवल बता दीजिए, वो चेस्ट लेवल 2 लेवल से ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी लाइक वी वेयर। फंडा क्या है कि अगर आप एक्सेसिव फ्लोरोस्कोपी में नहीं जा रहे हो तो आपको ये एप्रन के नीचे एट दी
पॉकेट लेवल, ठीक है, चेस्ट लेवल, ठीक है, एट द लेवल ऑफ निपल्स बोलते हैं, अंदर पॉकेट पर लगाना है और ऊपर से अपन पहनना है। इफ़ यू आर यूजिंग फॉर जनरल पर्पजेस, अगर आप बहुत फ्लोरोस्कोपी में यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 ये यूज़ करते हो। दिस इज़ फॉर योर बॉडी रेडिएशन जो कि कवर्ड है, और एक आपका पेरिफ्री के लिए, आपके जो पेरिफ्री जो आउट ऑफ योर एप्रन है उसके लिए आप एक बाहर लगाओगे, कहाँ, कॉलर पर, ठीक है। दैट इज़ फॉर एक्सट्रीमिटी रेडिएशन। तो एक्सट्रीमिटी रेडिएशन वाला आप तब सेकंड यूज़ करते हो अगर आप एक्सेसिव फ्लोरोस्कोपी में जाते हो, जैसे कैथ लैब, ठीक है। जनरल रेडियोग्राफी के लिए एक अंडर द एप्रन इज इनफ, ठीक है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी कुछ होता है ना कि हाँ, वो एप्रन के अंदर एप्रन के बाहर होता है। कुछ ऐसा होता है ना, तो उनके लिए भी प्रेग्नेंट तो जाती कहाँ है? प्रेग्नेंट फीमेल का प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी होता है। AARP डोज लिमिट्स आर वेरी लो, आई थिंक 100 mREM है, 100 mREM के ज़्यादा उनको करना नहीं है इन द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। AARP की डोज लिमिट्स 3 कैटेगरीज में होती हैं, जनरल पब्लिक, जो रेडिएशन वर्कर्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं। प्रेगनेंसी की तो अलग ही हो गया कि उसको तो रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी में जाना ही नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद करनी रहेंगी, जनरल पब्लिक का कितना है, आपका क्या है ऑक्यूपेशनल वर्कर का, और स्टूडेंट्स का क्या है, ठीक है। उसमें भी मेनली ऑक्यूपेशनल वर्कर पूछेंगे या जनरल पब्लिक पूछेंगे। उसमें भी 3 होती हैं, पेरिफ्री, लेंस डोज एंड बॉडी डोज, लेंस 15 है, AARP की लेटेस्ट वाली पढ़ के जानी है। अरे मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसमें लग दिया। AARP की वेबसाइट से, AARP की वेबसाइट में अच्छे से दी है, ठीक है। तो अराउंड 150, 30 चेंज हुआ सर लेंस के लिए 20 स्लैश डाउन किए उन्होंने। AARP का चीज नहीं है वो अभी तक AARP की वेबसाइट में अपडेटेड नहीं है। वो कुछ कॉन्फ्रेंसेज में मैंने भी सुना, लेकिन अभी तक AARP ने अपडेट नहीं किया। आप मत बोलिए वो, आई डू नॉट सजेस्ट यू टेल दैट, ठीक है। कुछ कॉन्फ्रेंसेज में वो डिस्कस हो रहा है कि वी आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दिस इज प्रपोज्ड बट नॉट अपडेटेड बाय AARP टिल नाउ, ठीक है। उस पर नहीं जाना है। हाँ, तो डेफिनेटली आपसे पूछे तो आप बात कर सकते हो। सर रिस्ट वाला TLD जो रिस्ट वाला वही TLD, मतलब एक्सट्रीमिटी डोजेस के लिए ना, ठीक है। जिसकी रिस्ट बार बार फील्ड में जा रही है, वो रिंग भी आता है, रिंग वाले भी आते हैं, तो वो उसी के लिए एक्सट्रीमिटी डोजेस के लिए, क्योंकि एक्सट्रीमिटी डोजेस वी कैन टेक मोर देन द बॉडी डोजेस, है ना। दोनों की लिमिट्स अलग अलग हैं। दिस इज 50,000, दैट इज 15,000। ये REM पढ़ना है, यूनिट्स ज़रूर पढ़ने हैं आप। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज क्या है, रेड ग्रे डेफिनेशन, amount of the dose absorbed by the unit area पर यूनिट ऐसा फैक्टर, फैक्टर नहीं उसका वो वेइंग फैक्टर होता है ना, एक उसका फैक्टर किस में लगता है, इक्विवेलेंट में सर, नहीं एब्जॉर्ब में लगता है। पक्का पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। इफेक्टिव डोज, इक्विवेलेंट डोज और एब्जॉर्ब डोज, तीनों की डेफिनेशन और तीनों में क्या क्या लगता है, ठीक है। रेड किस में आएगा, ग्रे किस में आएगा, रेम किस में आएगा, सीवर्ट किस में आएगा, चारों, ठीक है। इक्विवेलेंट डोज रेम इक्विवेलेंट है, उसका ऐसा ही है, सीवर्ट रेड है, उसका है। Actually, we come on that training here. Fiji is a training. Is there a separate classification for trainees, or we can come under There is classified workers? there is a difference in many classifications. What we use in AARP, you just follow that. Okay? AARP की वेबसाइट खोलो, जो लिखा हुआ है बस वो टेबल उतना ही याद करके जाना है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में इन तीनों को अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। You just open the AARP वेबसाइट, उतना ही बताना है। ये क्या है, फिल्म बैच मॉनिटर, पुराना हो गया पर अभी भी किसी किसी के पास पड़ा मिल सकता है। फिल्म बैच, टीएलबी से पहले ओपन विंडो। इसमें बेसिकली डेंटल फिल्म यूज़ करते हैं।
नहीं डेंटल पेन वो अच्छा उसमें पॉकेट डोजीमीटर हाँ पॉकेट वो अलग फंड है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये पहले फिल्म बैच यूज होते थे, अभी TLD यूज होने लग गए हैं, तो हमने ये वाले मेथड को डिस्कार्ड कर दिए। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ TLD? क्या फायदा TLD? रेडिएशन रेंज के 0.1 रेड तक कुछ ऐसा है। इसकी रेडिएशन रेंज इज हायर, TLD रेडिएशन रेंज इज हायर। अदर डिफरेंसेस? वो हीट सर 1 महीने बाद ही भेजना पड़ता है। वो हीट सेंसिटिव ये 1 महीने बाद भेजना पड़ता है, उसको 3 महीने बाद भेजना पड़ता है। वो हीट सेंसिटिव है, ये हीट सेंसिटिव नहीं है। और उसको सर ऑर्नामेंट वगैरह में हम वो कर सकते हैं, मतलब उसका जो मटेरियल है इट कैन बी मतलब पोर्टेबल कर सकते हैं ना रिंग्स में, एंड TLD का जो मटेरियल होता है ऐसा कुछ होता है। इसका क्या है कि इसके फायदे क्या हैं, इसकी फिल्म को एज ए प्रूफ रखा जा सकता है, ठीक है। उसकी रीडिंग के बाद वो वापस चली गई, है ना। नुकसान क्या है कि भाई इसमें बार बार फिल्में यूज़ हो रही हैं, तो ओवरऑल लंबे टाइम में इसका ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है इससे, स्टार्टिंग कॉस्ट। फिर TLD में लगता क्या है, डिस्प्रोपियम एक्टिवेटेड कैल्शियम सल्फेट। किसके ऊपर? टेफ्लॉन डिस्क्स। रेशो 3:1, ठीक है, 3:1 रेशो। डिस्क है बीच में, हाँ सर, ठीक है, टेफ्लॉन डिस्क होते हैं, इसके ऊपर कैल्शियम सल्फेट लगा हुआ होता है, ठीक है। ये होल्डिंग है इसका। ये आपको खोल के दिखाने को वैसे मिलेगा नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये खुला हुआ नहीं मिलता, बंद वाला मिलता है। बंद में क्या रहेगा, आप सिर्फ विंडोज बता सकते हो बाहर से। कॉपर, पर्सपेक्स, प्लास्टिक इज पर्सपेक्स, ठीक है, और ओपन विंडो, ठीक है। पीछे 3 चीज़ें रहती हैं। अब इसमें क्या रहेगा, ये डिस्क्स जो हैं इसको कवर किया जाता है एक ब्लैक पॉलीथीन से, जिसके ऊपर की ओनर का नाम और डेट ऑफ यूजेज कब से कब तक है, और उसकी कुछ आईडी जो होती है वो तीनों चीज़ें लिखी रहती है, ठीक है। डिस्क्स होते हैं यार, बस आपको डिस्क्स बतानी। होल्डिंग है उसकी, कैसेट से जो उसकी होल्डिंग होती है ना, वो है। वाइट डिस्क बनी हुई है ना, वाइट डिस्क बनी हुई है। सो इसके अंदर भी ये नॉच बनी होती है, ये नॉच इस नॉच के अंदर फिट होती है, तभी लगेगा ये, ठीक है। अपोजिट करके घुसा लो नीचे से, हाँ नीचे से, हाँ नीचे से, नीचे से पूरा ऐसे, हाँ अब सिल्वर बेहनिएट, BHENEATE भी बोलते हैं। तो ये विंडो में क्या रहेगा, कितना mm? 0.1 कॉपर, बस एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। विच साइड कॉपर, विच साइड एल्यूमिनियम? फ्रंट साइड एल्यूमिनियम हाँ और बॉडी साइड कॉपर 1 mm बोथ, ठीक है। 1 mm कॉपर, 1 mm एल्यूमिनियम। इसका क्या रहेगा थिकनेस, पर्सपेक्स? ठीक ही होता है। बाहर क्या होता है, क्या बताया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एज ए फिल्टर ऐड करते हैं। Just revise. I'm practicing CTMR, मैंने बहुत दिन हो गए इसको पढ़े। Just revise. कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों रहते हैं, ठीक है। बाहर शायद एल्यूमिनियम रहता है। एल्यूमिनियम की डिस्क होती है सर, एंड उसका रेक्टेंगुलर वो रहता है कॉपर का। क्या उसको सेकंड इज पर्सपेक्स, पर्सपेक्स 1.5 mm रहता है। अंदर इसके डिस्क्स का साइज पूछते हैं, डायमीटर पूछते हैं, कितने माइक्रोमीटर है और कितनी डिस्क का डायमीटर है। 13.3 डायमीटर रहता है उसका, और थिकनेस रहती है उसकी कितने माइक्रोन्स में। थिकनेस इज इन 40 माइक्रोन्स आई थिंक,
वो माइक्रोन्स पूछते हैं कितने माइक्रोन्स है, ठीक है। जो ये टेफ्लॉन डिस्क होती है ना इसके अंदर, ऐसे होना चाहिए, एक बंदा दे से पूरा ग्रुप। क्या है मोनोमर, मोनोमर, डाइमर, मोनोमर, नॉन आयोनिक मोनोमर है, नॉन आयोनिक मोनोमर। दिस इज मोनोमर, नॉन आयोनिक विजी मोनोमर पैक इज डाइमर, ठीक है। नहीं, उसका कंटेंट दिखे ना ये क्या है? ओमनी पैक। आयोहेक्सोल इज मोनोमर, ठीक है। हाँ एक आयोडिक सॉल्ट विजी पैक इज आयोडिक से चल इसका डाइमर्स बहुत कम है, डायमर 2-3 है। हाँ डाइमर्स बहुत कम है, वो याद हो तो बाकी सब आप मोनोमर में सेफली बोल सकते हो। हाइड्रोला ना वो सब है ना। सर इसकी ऑस्मोलैरिटी पूछते हैं कई बार। तो इसके ऊपर लिखी हुई रहती है। कल इतना वो विजी पैक ऑस्मोलैरिटी 350 लिखी थी, पर उन्होंने कहा था 290 290 बीसी पर ये वाली नहीं है सर, इसकी 290। दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन। एक हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है, एक हो गया उसकी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी इज इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो भी लिखी हुई रहती है। मेरे ख्याल से दोनों लिखे रहते हैं इसके ऊपर। किसके 600 कंसंट्रेशन आयोडीन 300 लिखा है उसमें, 300 लिखा है आयोडीन कंसंट्रेशन। दिस इज कंसंट्रेशन 300 mg per ml, mg per ml इज कंसंट्रेशन, कितना? mg per ml इज कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आयोडीन कंसंट्रेशन है पर इसका कितना है सर? इसकी 300 mg per ml जो लिखी हुई है ना, 300 भी आती है, 375 भी आती है। वो डिपेंडिंग अपॉन जितना उसका हाई रहेगा, दैट इज कि उतना ज्यादा डार्क दिखेगा हमें हमारे एक्सरे में सिटी में, क्योंकि उसमें आयोडीन कंटेंट उतना ज्यादा है, ठीक है ना। ये अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, 280 भी शायद आता है। हम 300 375 मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, वो शायद 370 होता है जो आयोनिक वाला होता है। और बाकी हमारा क्या है कि जो विजी पैक है दैट इज नियरली दैट ऑफ प्लाज्मा, ऐसे होते हैं ना वो, ठीक है। तो वो अराउंड 290 इसलिए बोलते हैं, 293 हमारा प्लाज्मा का बोलते हैं ना, दैट इज नियरली दैट ऑफ प्लाज्मा, विजी पैक है, ताकि ऑस्मोटिक स्ट्रेस ना दे वो। दैट इज द मोस्ट कॉमन पर्पस है उसका, ठीक है। इसीलिए तो हम नॉन आयनिक पे जा रहे हैं, ताकि हमें ऑस्मोलर स्ट्रेस जो है वो ना हो। बाकी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनाफाइलैक्टिक आप डेफिनेटली नहीं बता सकते कि किसका कम है, लेकिन ऑस्मोलर स्ट्रेस तो आप डेफिनेटली बता सकते हो, जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं उसमें ऑस्मोलर स्ट्रेस ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो जो आयनिक है वो अराउंड 600 होते हैं ऑस्मोलैरिटी उसकी, ठीक है। देते जा रहे हैं सर, उठा लो तो ठीक है। ये क्या है? महंगे ना सर डाइट रेजोनेट आयोनिक मोनोमर, डाइट रिजोनेट है ना, आयोनिक मोनोमर, ठीक है। यूजेज वही सर नॉन गैस्ट्रो यूरो पर्पस है ना, ठीक है। अब व्हाट इज प्रेफरेबल, गैस्ट्रोग्राफिन और बेरियम? इतना अच्छा नहीं होता। सर सस्पेक्टेड लीक और परफोरेशन में, सस्पेक्टेड लीक और परफोरेशन में गैस्ट्रो, अदरवाइज बेरियम। ऐसे ट्रैकियोएसोफेजियल सस्पेक्ट कर रहे हैं तो बेरियम, और अगर ये कर रहे हो बाकी में पेरिटोनियम वगैरह में जाएगा तो गैस्ट्रो, और अगर बाकी सब जगह बेरियम। ट्रेकियोसेल के लिए बेरियम। वाई? ट्रैकियोएसोफेजियल में बेरियम इसलिए क्योंकि उसका वो नहीं करता इरिटेशन वगैरह में कंपैरेटिव। Barium is inert in chest, but it causes peritonitis in abdomen, ठीक है। तो हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम यूज़ कर सकते हैं, या बेटर आजकल लोग ओमनी पैक ही डालते हैं उसमें। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसमें भी ओमनी पैक यूज़ करते हैं। बाकी गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ होती है पोस्ट ऑपरेटिव में, ठीक है। अगर लीक सस्पेक्ट कर रहे हो लोग गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ करते हैं। इसका नुकसान क्या है? इट डजंट कोट द ल्यूमन, द वॉल, इट डजंट कोट द वॉल, सो आप म्यूकोसल इरेगुलरिटीज इसमें नहीं देख सकते। यू कैन ओनली सी द लीक्स, यू कैन ओनली सी द बिग मासेस,
वी कैन नॉट सी द वॉल, ठीक है। बेरियम में वी कैन सी द वॉल, ठीक है। ये क्या है? क्या नाम है? हायोवर्सोल। हायोवर्सल फोर्जन डायमर है ये वाला। ये भी मोनोमर है। हायोहेक्सोल, हायोवर्सोल अच्छा एक ही ग्रुप के हैं। एक ही ग्रुप के हैं, ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड हैं। आयनिक डायमर है ये, नॉन आयनिक मोनोमर। ये 3-4 आते हैं। अल्ट्राविस्ट आता है, ऑप्टीरे आता है, ओमनीपैक आता है, ये सारे मोनोमर हैं, ठीक है। नॉन आयनिक मोनोमर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट प्राइसेस भी सबके सेम रहते हैं इनके। ब्रांड्स हैं अलग अलग, तो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। दिस वन इज 350 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। और वो अलग अलग कंसंट्रेशंस आती हैं हमारे पास। दिस वन इज 370, दिस इज अल्ट्राविस्ट, ठीक है। ये आयोवर्सोल ही है, ये भी सॉरी ये आयोप्रोमाइड है, आयोप्रोमाइड ये भी मोनोमर है। दिस इज आल्सो मोनोमर। क्या नाम है? आयोप्रोमाइड। आयोप्रोमाइड। अरे यार उसमें लिखा रहता है, मोनोमर बता दोगे तो चलेगा, ठीक है। उस पर सब लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ोगे तो उसमें सब मिल जाएगा। 1 ml कंटेन्स आयोप्रोमाइड। टाइम नहीं देते ना सर पढ़ने को। अरे वो लिख भी पढ़ लिखा उनके साथ। इसको ऐसे वहीं पे घुमाएंगे, बोलेंगे बताओ ये क्या है, ये क्या है। देख रहा डिफरेंस हो रहा तो फेंक के मारेंगे उधर। सही में बॉम्ब के जैसे। अभी एम्बो पार्टिकल्स अजीत सर समझाएंगे, अलग से क्लास होने वाली है उसकी। हायरार्की। लिपिडॉल सर समझाएंगे, इंटरवेंशन क्लास अलग से होने वाली है। ये मस्टर सर समझाएंगे। सर एक चीज़ पूछते हैं कि बेरियम में जब सस्पेंशन अभी तो डिपेंड करेगा, वो वैसे ही रहेगा, है ना। सेडिमेंट नहीं करेगा। इसको भी शेक करते हैं हम यूज करने से पहले, ठीक है ना। फिर दूसरा वो HD वाला होता है, और HD वाले में हमें पानी मिलाना रहता है, ठीक है। अब दिस वन इज यूज्ड फॉर डबल कंट्रास्ट। दिस इज मेंट टू सेटल डाउन ऑन द वॉल्स। दिस इज मेंट टू एज वेल एज गो इनटू द ल्यूमन, थोड़ा बहुत कोट भी करे और ल्यूमन में भी रहे, ठीक है। सस्पेंशन वाला ज़्यादा टाइम तक सस्पेंड करना चाहिए, दिस शुड सेटल डाउन। तो इसके जो पार्टिकल साइज होता है, दिस इज बिगर पार्टिकल साइज 200, ठीक है। इसके पार्टिकल 50 to 200 बोलते हैं। एक बार पार्टिकल साइजेस देख लेना, ठीक है ना। एक साइज नहीं होता, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होते, एक रेंज होती है। इसकी रेंज इज हायर, इसकी रेंज इज लोअर। जो सरकारी में यूज करते हैं वो पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। अब वो पाउडर कितना बारीक पीसा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन यू यूज देम इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो फॉर बेरियम स्वेलो यू नीड थिक पेस्ट, ठीक है ना। तो अराउंड 100, ठीक है, अराउंड 100, 200 फॉर डबल कंट्रास्ट। डबल कंट्रास्ट सीधा डबल कर दो। अच्छा 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 अच्छा। आगे अगर आपको मील और फॉलो थ्रू देना है तो थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। 75 कोई 75 बोलता है, कोई 50 बोलता है, व्हाटएवर यू यूज इन योर, व्हाटएवर यू यूज इन योर्स। क्योंकि लोग क्या करते हैं 75-80 पे भी यूज करते हैं, दैट इज जस्ट पैलेटेबल होने के लिए। उसको बहुत थिक होगा तो वो इतना खा नहीं पाएगा, उसको ग्लास फुल देना होता है। जब आप मील यूज कर रहे हो तो स्टमक पूरा भरना है आपको, तो पेशेंट शुड बी एबल टू ड्रिंक इट, है ना। तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अगर क्रीम थिकिश होगी तो वो खा नहीं पाएगा पेशेंट, ठीक है। तो वो आपका इंस्टीट्यूशन जितना यूज करता है आप उतना बोलो, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। परसेंटेज आप अपने हिसाब से बोलो। सस्पेंशन का सस्पेंशन पिलाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन लगता है मैं लिखा हुआ वो निकालो। इंडिकेशन है। योर एग्जामिनर्स वांट टू हियर सर्टेन इफ दैट इज गिवन इन सर्टेन। अगर वो नहीं है तो आप जो क्वेश्चन लगता है मैं लिखा है वो बोलो, वही आपका इंस्टीट्यूशनल बताओ, ठीक है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो वही बोलो। मैं लिखना शुरू कर दिया सटन इस बटन। आप यूज कर रहे हो इसको स्वेलो के लिए तो डाइल्यूट नहीं चाहिए। मील के लिए आप डाइल्यूट करोगे, मील के लिए डाइल्यूट करोगे, एनीमा के लिए और डाइल्यूट करोगे, ठीक है ना। एनीमा तो बहुत थिन पेस्ट होते हैं ना, बहुत थिन होते हैं। क्या फोटो सारे उठा दो। वो इंटरवेंशन नहीं होता, तब करेंगे। हाँ बंद करो।
लोग साथ भी नहीं देते देते, हैं, dedication लोग साथ भी देते हैं, बट मतलब अगर आप 30 ml दे दो और उसके बाद दे दो, इट्स जस्ट आप जस्ट आफ्टर दैट ही दे रहे हो।